हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर नित्यानंद जी शर्मा। ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय में सहायक आचार्य हैं। इनसे हम आयुर्वेदिक से संबंधित कई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर नित्यानंद जी शर्मा से। डॉक्टर नित्यानंद जी शर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, बहुत बहुत आपका भी आभार। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली काफ़ी प्राचीन है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, ये वस्तुतः ये चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, अपितु ये पूरा आयु का विज्ञान है। इसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भारतीय संस्कृति में, उनकी प्राप्ति के लिए जो आरोग्य एक मुख्य तत्व है, उसके लिए आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई है। और हमारे जो विश्व की प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो वेद माने जाते हैं, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद का बहुत सारा औषधियों से संबंधित, आहार विहार से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित बहुत सारा ज्ञान आयुर्वेद का अथर्ववेद से वर्तमान समय में लिया गया है। डॉक्टर शर्मा जी, जो आज पहले आयुर्वेदिक का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और लोग उसका मतलब उपयोग भी कम करते थे। आज जो देखा जा रहा है इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो आयुर्वेदिक के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। इसका मूल कारण क्या है, क्या मानते हैं आप? वर्तमान समय में इसका मूल कारण ऐसा है कि जो जीवन शैली जन्य जो रोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जोड़ों के दर्द है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ऐसे जो लाइफ स्टाइल के जो रोग हैं, जो गलत दिनचर्या के कारण से हुए हैं, इनका पूरे विश्व में प्रचलन बढ़ा है। और इसमें जो विश्व के अंदर जो प्रचलित जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथ जो चिकित्सा पद्धति है, वो भी हर रोग के लिए सटीक इलाज करने के लिए सक्षम कई जगह नहीं है। तो ऐसे में किसी रोग को जड़ से ख़त्म करना और रोग होवे ही नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान हुआ है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये बहुत ही सस्ती, सरल और हमारे घरेलू जो नुस्खे हैं उसके आधार पे भी जो है इसमें इलाज किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि एक अदृश्य वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में फैला और इसके कारण से त्राही त्राही मच गई, और इसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई सटीक इलाज नहीं था। ऐसे में लोग बाग जो है आयुर्वेद की तरफ बढ़े। उन्होंने, किसी ने आयुर्वेद का काढ़ा पी के ठीक हुआ, कोई गिलोय खा के ठीक हुआ, कोई सौंठ, काली मिर्च, पीपल का काढ़ा बना के ठीक हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनका जो एक महंगा ट्रीटमेंट है और रोग को जड़ से ठीक करने में वो सक्षम नहीं है, ऐसे में पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत पहल की है, और हमारे यहाँ गुजरात में उन्होंने देशी चिकित्सा पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय एक केंद्र भी खोला है। तो अभी पूरे विश्व में बैक टू नेचर, वापस प्रकृति की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, और ऐसे में आयुर्वेद की प्रासंगिकता वर्तमान समय में युगानुरूप संदर्भ में बढ़ी है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में 3 दोषों के आधार पर उपचार किया जाता है, तो ये क्या है, समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। मनुष्य का जो शरीर है वो 3 दोष अर्थात वात, पित्त, कफ, इनसे बना हुआ है। 7 धातुओं से बना हुआ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और साथ में हमारे शरीर में
जो सम्यक मात्रा में मलमूत्र का निर्माण और विसर्जन होता है, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जो वात, पित्त और कफ है, ये तीन जो दोष हैं, इन तीनों दोषों से हमारे मानव शरीर के अंदर शरीर की उत्पत्ति भी है और शरीर की प्रकृति का निर्धारण भी इनके ऊपर आधारित है। और ये जब दोष सम अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब इनका असंतुलन हो जाता है, जैसे किसी का वात बढ़ जाता है, किसी का पित्त बढ़ जाता है, किसी का कफ बढ़ जाता है, तो उसको उससे संबंधित जो रोग होते हैं वो उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो वात से हमारा शरीर का मोटा मोटा तात्पर्य जो है वो हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, जितना भी हमारा न्यूरॉन्स वगैरह जो हमारे शरीर के हैं, हमारे शरीर में जितनी भी गतियाँ होती है, जो भी शरीर के अंदर संवहन होते हैं, वो सारे वात के ऊपर आधारित है। ऐसे ही शरीर के अंदर जो पित्त से संबंधित, पाचन से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, आहार के या हमारे शरीर के पोषक तत्व जो शरीर के अंग अवयवों में जाकर के और अग्नियों से संबंधित जो प्रक्रिया होती है, वो चाहे धात्वाग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, वो सब पित्त से संबंधित होती है। और ऐसे ही शरीर के अंदर कफ, जो हमारे शरीर के अंदर श्लेष्मा है, उस सब को भी कफ की संज्ञा में माना है। अब आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके अंदर इन तीन दोषों का बड़े ही आयु के हिसाब से भी वर्णन किया है। जैसे बाल्यकाल में कफ की अभिवृद्धि होती है, तो बच्चे को आप देखा होगा आपने कि बच्चों के जो है मुंह से लार गिरती है, बहुत ज़्यादा कफ के कारण वो 18 घंटे तक छोटा बच्चा सोता है, क्योंकि उसका बाल्यकाल में कफ की अभिवृद्धि होती है। ऐसे ही उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। ऐसे युवावस्था में पित्त बढ़ा रहता है, तो उस समय व्यक्ति जो है अपने जो है उत्साहपूर्वक जो है कार्य करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है उसमें जोश रहता है। तो ये पित्त के लक्षण होते हैं। ऐसे ही वृद्धावस्था के अंदर वायु का प्रकोप होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था के अंदर लोगों का शरीर में कंपन होता है। जो प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति होता है, वो जेरेटिक एज का जो व्यक्ति है, वो उसके एक बात को बार बार बोलता है, शरीर में कंपन होता है, कानों से ऊंचा सुनता है, पेट का जो है कभी दस्त साफ आता है, कभी नहीं आता है, जोड़ों में दर्द होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती। ये सब लक्षण क्या है? वात के हैं। तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति इस वात पित्त कफ के दौर से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गुजरता है। तो आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, आयुर्वेद में इन तीनों दोषों के बारे में बहुत विस्तार से, अगर इनका असंतुलन हुआ है तो उसको आयुर्वेदीय चिकित्सा सिद्धांतों के माध्यम से ठीक किया जाता है। डॉक्टर साहब, कोरोना का जो समय रहा, वह जो वायरस था, वो एक इम्यूनिटी के कारण मतलब कई उससे ग्रस्त हुए कई लोग। तो आयुर्वेद में ऐसा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या आप मतलब लोगों जो मरीजों को सुझाव देते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट कहा है कि समधातु समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यपि दीयते। यानी शारीरिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ रहे और साथ में उसके प्रसन्न हो आत्मा, इंद्रियां और मन, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो अभी कोरोना का दौर गुजरा और उसके कारण से मेरे को ये लगता है कि शारीरिक तो उसके जो भी पैथोलॉजी बनी है, रोग विकृति बनी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसके साथ साथ जब व्यक्ति की प्रसन्न आत्मा, इंद्रियां और मन नहीं रहा, अर्थात वो नकारात्मक भाव में गया, वो स्ट्रेस और तनाव में गया, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो जिस प्रकार से कोरोना की भयावह स्थिति के कारण उसके मन पे जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण से भी उसकी इम्यूनिटी प्रभावित हुई। और उसके कारण से ऐसे व्यक्ति बहुत ही जो है इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण, मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण, मन के कमज़ोर होने के कारण बहुत जल्दी हमारे बीच से अकाल मृत्यु के ग्रास बन गए। तो आयुर्वेद के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो आयुर्वेद की एक दिनचर्या है, और वो दिनचर्या में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से लेकर के और रात्रि सोने तक एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक एक लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए,
तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात का पानी सुबह पीना चाहिए और निश्चित रूप से एक सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम की हमारे यहाँ पूरी सीमा है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे इसी हाड़ौती के अंदर अभी कई सारी दुर्घटनाएं हुई है। कम आयु के लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी हमारे बीच से चले गए। तो इन सब के पीछे कारण क्या है कि व्यायाम का अत्यधिक मात्रा में करना, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। तो हमारे यहाँ तो आचार्य वाघभट्ट बहुत पहले ही ये कह गए, आज के 4000 साल पहले, कि ललाट के ऊपर पसीना आ जाए वहीं आपकी व्यायाम की लिमिट है। उसके बाद आपको अति उत्साह में व्यायाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और उसका जो है आपके हृदय के ऊपर और फुफ्फुसों के ऊपर और मस्तिष्क पर उसका दुष्प्रभाव होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में आहार विहार के माध्यम से, और विशेषकर जैसे अभी ये वसंत ऋतु का लगभग समापन फागुन मास चल रहा है, अब इसके अंदर कफ के रोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कफ और पित्त के रोग होंगे, क्योंकि अभी जो है सर्दी जुकाम खांसी ये सब सर्दियों में उतनी नहीं होती जितनी कि इस मौसम में मिलेगी, क्योंकि जो कफ है वो अभी जैसे जैसे आदान काल के कारण सूर्य का प्रभाव अपना बढ़ रहा है, उससे वो कफ पिघल रहा है। तो सर्दी जुकाम खांसी होना ये स्वाभाविक बात है। तो ऐसे में आयुर्वेद की दिनचर्या के साथ साथ इसमें ऋतुचर्या का पालन भी बताया गया है कि हमें जो है वर्षा में क्या भोजन लेना है, शरद में क्या लेना है, हेमंत ऋतु में क्या लेना है, शिशिर ऋतु में क्या लेना है, वसंत ऋतु में क्या लेना है, और जो मई जून में अभी ग्रीष्म ऋतु आनी है तो इसके अंदर भी हमें क्या आहार विहार लेना है। इसका पूरा का पूरा वर्णन आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है। यदि हम उनका पालन करेंगे, ऋतुचर्या का पालन करेंगे, तो हमें मौसमी बीमारियां जन्य रोग नहीं होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अच्छा आहार विहार लें, संतुलित आहार विहार लें, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, इसके बारे में संपूर्ण बहुत विस्तृत रूप से आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है और उसका पालन करने से निश्चित रूप से आम जनता स्वस्थ रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का भी इसे यहाँ कोर्स होगा, तो उसका क्या है, आप बताएं दर्शकों को। ऐसा है कि अभी वर्तमान में तो एक अंधाधुंध चल रहा है कि हर विद्यार्थी नीट करके डॉक्टर बनना चाहता है, और ये संभव नहीं है क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी उसमें प्रवेश परीक्षा देते हैं। ऐसे में उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो आयुर्वेद है और नेचुरोपैथी और योग भी है। अभी वर्तमान समय में कुछ एक पिछले दशक से जिस प्रकार से मीडिया के अंदर और विशेष करके जो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो पहली बार मनाया गया, तो उसमें पूरे विश्व में योग के प्रति और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति एक लोगों का रुझान बढ़ा। ऐसे में हमारे यहाँ पर जो ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय है, क्योंकि ये एक ऐसी पैथी है कि इसमें तो औषधियों की आवश्यकता भी नहीं है, बिना औषधियों के केवल अपने जो है जो षट कर्म हैं उनके माध्यम से शरीर का शोधन करते हैं और आहार के माध्यम से ही, संतुलित डाइट के माध्यम से ही जटिल रोगों को दूर करते हैं। मिट्टी पट्टी से ठीक करते हैं, जल चिकित्सा से ठीक करते हैं, अग्नि चिकित्सा से ठीक करते हैं, वायु चिकित्सा अर्थात प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ठीक करते हैं, आकाश अर्थात आकाश तत्व का मतलब है फास्टिंग, उपवास चिकित्सा के माध्यम से भी रोगों को दूर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है जो कि वर्तमान समय में जो औषधियों के जो रसायन जो केमिकल बेस्ड जो मेडिसिन्स हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ऐसे में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा इसका महत्व बड़ा है। तो निश्चित रूप से यहाँ के विद्वान चिकित्सक जब विद्वान छात्रों को तैयार करेंगे तो उससे बहुत ही आम जनता को जो गांव में रहती है, जहाँ पर उनको औषधियाँ नहीं मिल रही है, ऐसे में वो अपने प्राकृतिक संसाधनों से पंचतत्व की चिकित्सा से उनको लाभ मिलेगा। शर्मा साहब, जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन रहा है, कितने मतलब एक क्षेत्रफल है इसका? जी, वर्तमान में ये जो हमारा तलवंडी में राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की बिल्डिंग बन रही है, वैद्य दाऊदयाल जोशी परिसर जो चिकित्सालय का है, उसमें लगभग 26 बीघा ज़मीन है
और उसमें आप देख रहे होंगे कि फ्रंट के अंदर तो हमारा दाऊदयाल जोशी हॉस्पिटल है, जिसमें कि 60 से अधिक बेड हैं और वहाँ पर रोगी भर्ती रहते हैं। वहाँ पर महाविद्यालय की जो 8 विंग है, हमारे पंचकर्म की यूनिट है, सर्जरी की यूनिट है, ईएनटी की यूनिट है, टॉक्सोलॉजी है, नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र है, रसायन वाजीकरण चिकित्सा केंद्र है, योग प्रशिक्षण का केंद्र है। ऐसे मतलब हमारा पूरा फुल फ्लैश एक महाविद्यालय के लिए जो चिकित्सालय में चाहिए, ऐसा अच्छा खासा हमारा चिकित्सालय चलता है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 250 से 300 रोगी आते हैं और रोगी भर्ती भी रहते हैं। तो लगभग अभी जो फर्स्ट स्टेज पे जो काम चल रहा है, वो लगभग 14-15 बीघा के अंदर जो है आयुर्वेद महाविद्यालय का भवन बन रहा है। फिर दूसरे फेज़ में हॉस्टल्स वगैरह बनेंगे। इसी में जो है पुस्तकालय, हर्बल गार्डन हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो ऑडिटोरियम वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें और बनना बाकी है। तो यहाँ का चूँकि राजनीतिक स्थितियाँ भी बहुत अनुकूल हैं, ऐसे में राज्याश्रय से ये चिकित्सा पद्धति और ज़्यादा प्रफुल्लित होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा केंद्र शहर के मध्य बहुत ही अच्छी स्थान पर बना हुआ है। तो इसका आम जनता की सीधी अप्रोच भी है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि हर्बल और आयुर्वेदिक, इसमें क्या अंतर है? कई बार लोगों में संशय बना होता है। देखिए, हर्बल और आयुर्वेदिक वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। और आयुर्वेदिक में क्या होता है कि जैसे अभी एक सिंगल ड्रग होती है, जैसे हरड़े है या बहेड़ा है, ये आंवला है, ये सब हर्बल हैं, औषधियाँ हैं। लेकिन इनको मिला के जैसे त्रिफला बन गया, हरड़ बहेड़ा आंवले को मिला के त्रिफला बोल देते हैं, अब ये औषधि हो गई। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, ये अपने आप में अलग अलग हर्बल है। लेकिन जो है इन तीनों को मिलके त्रिकटु बनता है, व्योस जिसको बोलते हैं, वरा, व्योस। ये सब क्या है कि जब ये औषधियों का, एकल औषधियों का कई सारी औषधियों के अंदर जब सम्मिश्रण किया जाता है, तो वो औषधियाँ हो जाती हैं, वो आयुर्वेद औषधियाँ हो जाती हैं। कुछ लोग हर्बल का तात्पर्य इतना समझते हैं कि भाई जो ताज़ा चीज़ें हैं, जो ताज़ा साग सब्जियां, फल फ्रूट हैं, ये सब हर्बल है, और सूखी हुई औषधियाँ हैं वो सब जो है आयुर्वेद है। तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। हर्बल भी लगभग वही चीज़ है जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, क्योंकि वनौषधियाँ जो भी हैं वो सारी की सारी आयुर्वेद का क्षेत्र है। और इसके अंदर खनिज है और वनस्पति है, धातुएं हैं, ये सब आयुर्वेद का एक बहुत विशाल क्षेत्र है। तो उसमें आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में आती है। डॉक्टर साहब, कई बार पहले ऐसी धारणा रहती थी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में इलाज तो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। तो अब आयुर्वेदिक में क्या मतलब आगे की जो वो प्रयास है? देखो, वर्तमान समय में आयुर्वेद के अंदर बहुत अपडेट हो रहे हैं। अब आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं वो भी टैबलेट फॉर्म में आ रही हैं, वो भी कैप्सूल में आ रही हैं, और स्वादिष्ट भी हैं। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे नवाचार हो रहे हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद अभी समय के हिसाब से जिस प्रकार से, क्योंकि पहले ऐसी मान्यता थी कि ये काढ़े होते हैं और बहुत कड़े होते हैं, लेने में बहुत असुविधा होती है, ऐसा नहीं है। अब युगानुरूप संदर्भ में और हमारे जो आयुर्वेद की रसायनशालाएँ हैं बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को बना रही हैं, जो कि बहुत आसानी से ली जा सकती है और तुरंत काम करती है। अब मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। जैसे कपूर धारा है, अमृत धारा जिसको बोलते हैं, तो पीपरमेंट, कपूर और अजवाइन के फूल, ये तीनों चीज़ें ठोस मात्रा में सफ़ेद रंग की बाज़ार में उपलब्ध होती है। हम अगर 20-20 रुपये की तीनों चीज़ों को लेके आ जाएं और उनको ला कर के, और ये बहुत सॉफ्ट होती है, इनका हल्का सा चूरा करके कांच की शीशी के अंदर डाल के ढक्कन लगा के हिला के रख देते हैं, तो ये थोड़ी सी देर में लिक्विड बन जाता है। अब ये जो लिक्विड बना है, अमृत धारा बनी है, इसको किसी के कितना भी तेज़ दर्द हो रहा हो, आप उसको लेके उसके ललाट पे, कनपट्टी पे लगा दें, थोड़ा सा नाक में उसको सूंघा दें, उसको तुरंत ही जो है उसका सिर दर्द दूर हो जाएगा। उसके शरीर में एकदम से ऑक्सीजन की एक मात्रा जो है बढ़ जाएगी। किसी के पेट दर्द हो रहा है, बतासे के अंदर 4 बूंद डाल के और उसको खिला दें,
तुरंत उसके पेट दर्द में आराम आ जाएगा। अब ये क्या है, ये 60 रुपये का एक नुस्खा, और उसमें आप कम से कम 20-30 मरीजों को ठीक कर सकते हैं, और आपको कहीं जो है जाने की ज़रूरत नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अभी लू लगती है, पानी के अंदर उसकी 4-5 बूंद डाल करके पी लें, तो जो गर्मियों में जो लू सन स्ट्रोक होने वाला है, अंशुघात जिसको बोलते हैं, लू से राहत मिल जाती है। तो आयुर्वेद तो बहुत ही सस्ती और तुरंत काम करने वाली औषधि है। तो ऐसी चीज़ें अब बाज़ार में इनको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें घर पे भी, होम रेमेडीज़ भी बनाई जा सकती है। आपको जो है शुद्धता भी रहती है उसमें, और तुरंत बन जाती है, उसको 5 मिनट भी नहीं लगता, आप तीनों चीज़ों को मिला के और अमृतधारा बना लें। तो ऐसे आयुर्वेद में अब बहुत अपडेट चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते हाड़ौती की जनता को आयुर्वेदिक से जो लाभ हैं वो बताएं। आयुर्वेद का यही है कि ये हमारे देश की अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। हमारे घरों के अंदर जो हमारी रसोई है, उस रसोई के अंदर सौंठ है, काली मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, नमक है, अजवाइन है और मेथी है। इन सब के द्वारा इन सब के औषधीय गुण हैं। तो इन सब से घर में ही हम किस प्रकार से जो है ठीक हो सकते हैं, तो इनका उपयोग, इनकी जानकारी हमें लेना चाहिए और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये रोगों को जड़ से दूर करती है और बहुत ही सस्ती चिकित्सा पद्धति है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सहज, सुलभ और सब जगह मिलती है। इसलिए आयुर्वेद का जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका सेवन करना चाहिए, और इसकी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या का अगर हम पालन करेंगे तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति बीमार नहीं पड़े। तो वो आयुर्वेद की दिनचर्या हर व्यक्ति को आनी चाहिए। मेरी सरकार से भी ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी कि आयुर्वेद की जो स्वस्थ रहने की जो दिनचर्या है या स्वास्थ्य के जो सिद्धांत हैं, वो प्रारंभिक कक्षाओं में ही वो पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थी को उसकी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, उसकी हाइट अच्छी रहे, उसका जो है उसकी अग्नि डाइजेशन पावर अच्छा रहे, और एक जो है श्रेष्ठ और जो है राष्ट्रभक्त और युवा जो है स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी हमारे देश में तैयार हों। ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर नित्यानंद जी शर्मा। इन्होंने आयुर्वेद के बारे में आपको विस्तार से बताया। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।